नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव से। अब बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही अब एग्जिट पोल आ चुके हैं और इसके बाद से जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही चेहरे पे खुशी बिखेर कर रख दी है। हालांकि किस दल के चेहरे की खुशी फीकी पड़ेगी और किसके चेहरे पर बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये 10 मार्च को मतगणना में ही पता चलेगा कि आखिर सत्ता पे काबिज कौन होगा। फिलहाल दो दिनों में ही बचे हैं और अब अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं सब पार्टियां। तीसरा विकल्प देने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि अंततः नतीजे चौंकाने वाले होंगे। चुनाव परिणाम से पहले आने वाले एग्जिट पोल पर सभी की नजर लगी हुई थी। सियासी दलों के साथ जनता को भी इसका इंतजार करना था। यूपी के अंतिम चरण का चुनाव संपन्न होते ही विभिन्न एजेंसियों की ओर से एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने लाए गए और कई आंकड़ों में कांग्रेस को सत्ता के काफी करीब देखा गया है। इसे लेकर अब पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं। लेकिन प्रदेश कार्यकाल में सोमवार को शाम को प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने कार्यकर्ताओं के साथ एग्जिट पोल के नतीजे देखे और चर्चा की। उन्होंने कहा है कि अधिकतर एजेंसियों के आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये पार्टी के लिए सुखद खबर है। तो वहीं एग्जिट पोल के नतीजे से भाजपा की उम्मीदें भी परवान पर हैं। तकरीबन आधे न्यूज चैनल्स या फिर एजेंसियों की तरफ से कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, तो वहीं इतनी ही एजेंसियां या चैनल के एग्जिट पोल में भाजपा भी जादुई आंकड़े के करीब पहुंच गई है। असल तस्वीरें 10 मार्च को ही साफ हो पाएंगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस की तरह ही भाजपा के चेहरे पर भी चमक दिखाई दे रही है। सर्वे के नतीजों पर भाजपा उन्हीं चैनल्स या न्यूज एजेंसियों का हवाला दे रही है जिन्होंने अपने एग्जिट पोल में उसे सरकार बनाते हुए या सरकार बनाने की स्थिति में दिखाया है। राजधानी देहरादून में पुलिस महकमा महिला सशक्तिकरण का बेजोड़ उदाहरण है। यहां पर शहर से लेकर गांव तक कानून व्यवस्था की कमान महिलाओं के हाथ में ही है। आपको बता दें कि आज विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस दौरान महिला सशक्तिकरण के कई ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं। ताजा खबर उत्तराखंड से सामने आई है, जहां पर एसपी सिटी, एसपी देहात, एसपी क्राइम और 2 सर्कलों में सीओ के पद पर महिलाएं ही तैनात हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम, पुलिस स्टेशन और अन्य थानों में महिलाएं विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। एसपी क्राइम विशाखा वर्ष 2018 बैच की अधिकारी हैं। 3 महीने पहले ही वो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। आईपीएस विशाखा मूलतः महाराष्ट्र के नासिक जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने BA-MS की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद वो प्रैक्टिस भी करने लगी हैं, लेकिन इसके बाद उन्होंने यूपीएससी के भविष्य तलाशने के लिए प्रयास किया। साल 2018 में उनका चयन हुआ और आईपीएस बन गई। ऐसे में आईपीएस विशाखा के पिता महाराष्ट्र शिक्षा विभाग के रिटायर्ड हैं। वहीं पर जूही मनराल देहरादून में पली बड़ी हैं। उनके पिता स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर पद पर तैनात थे। मनराल वर्ष 2017 की पीपीएस अधिकारी हैं और देहरादून में उनकी ये पहली जिम्मेदारी है। डीएसपी मनराल ने बीटेक की डिग्री हासिल की थी, लेकिन मानव सेवा का जज्बा उन्हें पुलिस महकमे की ओर खींच लाया है। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना से पहले ही मंगलवार को कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रदेश कार्यालय में होने वाली इस रणनीतिक बैठक में प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जुड़े कई नेता और अन्य प्रदेशों के मंत्री, विधायक और पर्यवेक्षक भाग लेंगे। 10 मार्च को मतगणना से पहले ही मंगलवार को यह बैठक होने जा रही है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का देहरादून पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि मंगलवार को प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, तीनों सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह, कुलदीप इंदौरा, राजेश धर्माणी और मुख्य पर्यवेक्षक मोहन प्रकाश जोशी भाग लेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि सांसद और सीईसी सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री डीएम पाटिल, एमपी के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और राजस्थान के मंत्री राजेंद्र यादव, झारखंड की मंत्री बना गुप्ता के अलावा लोकसभा के 5 पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान जोशी ने यह भी बताया है कि बैठक में मतगणना
के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के साथ ही नतीजों पर चर्चा की जाएगी। कहा यह भी गया कि कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ राष्ट्रीय नेता भी उत्तराखंड में परिप्रेक्ष्य में पल पल की खबर की नजर रखते नजर आएंगे। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनके कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ईटीबीपीएस वाले मतदाताओं को जारी मतपत्रों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए ऐसे मतों को निरस्त करवाए जाने की मांग की है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे गए इस पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि विभिन्न जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से निर्गत किए गए सर्विस मतदाताओं के पोस्टल बैलेट की सूची में ऐसे नाम मौजूद हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या लंबे अवकाश पर हैं, यानी कि दिवंगत भी कुछ लोग हो चुके हैं। और इसी प्रकार का प्रकरण केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में भी सामने आया, जहां पर सर्विस मतदाताओं को कोई टीबीपीएस की ओर से जारी किए गए डाक मतपत्रों की कुल संख्या 3187 है। इसी सूची का निरीक्षण करने का एक प्रथम दृश्य लगभग 2 से 6 सर्विस मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा लंबे समय से वो अवकाश पर चल रहे हैं। ऐसे में अवकाश के दौरान वो अपने मतदान स्थल पर ईवीएम के जरिए मतदान भी कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी ने भी बताया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व में ही ये आशंका व्यक्त करते हुए निर्वाचन आयोग से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई थी। उन्होंने कहा है कि डाक मतपत्रों के इस परिणाम में इसका परिमाणित दुरुपयोग से निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से यह भी मांग की है कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में ईटीपीबीएस और प्रकरणों की शीघ्र ही निष्पक्ष जांच की जाए, जिसके बाद इन मतों को निरस्त करते हुए निर्वाचन आयोग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। और विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पार्टी के सभी दिग्गज नेता और पदाधिकारी शामिल हैं। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 2/3 बहुमत से भाजपा उत्तराखंड में सरकार बना रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा कर दिया है कि भाजपा 2/3 बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमने 60 पार की बात की थी, जिसके आसपास ही उन्हें सीटें आएंगी। कैलाश विजयवर्गीय ने एक हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोपों से भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत खुद चुनाव हार रहे हैं, उनके हॉर्स ट्रेडिंग जैसे आरोप निराधार हैं। और इस बीच जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने नेतृत्व में 4 सदस्यीय दल ने केदारनाथ पहुंचकर वहां बर्फ का आकलन किया है। पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से केदारनाथ तक 6 से 9 फीट तक बर्फ है। मंदिर परिसर और मंदिर मार्ग बर्फ से ढके हुए हैं, जबकि पैदल मार्ग पर रामबाड़ से लिंचौली के बीच कई जगह ऐसी हैं जहां विशालकाय हिमखंड तेजी के साथ खिसक रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही खतरे से खाली नहीं रह गई। इसी दौरान डीडीएमओ ने बर्फ हटाने में जुटे मजदूरों को भी सतर्क रहते हुए काम करने की हिदायत दी। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने ये जानकारी दी और साथ ही उन्होंने निर्देश दिया, जिस पर बीते शनिवार को डीडीएमओ नंदन सिंह रजवाड़, मास्टर ट्रेनर रजविंदर सिंह रावत और डीडीआरएफ के ललित सेमवाल और सुनील राणा केदारनाथ के लिए रवाना हुए थे। गौरीकुंड से रामबाड़ा पहुंचने के बाद ही चारों लोग जैसे तैसे लिंचौली तक पहुंचे और यहां पैदल मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढका मिला। साथ ही हिमखंड जोन अति संवेदनशील भी बताया गया है। इसी कारण से आगे आवाजाही मुश्किल थी। लिंचौली में ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के हट्स में रात्रि प्रवास के बाद रविवार को जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी रजवाड़ केदारनाथ तक पहुंचे। उन्होंने बताया है कि लिंचौली से केदारनाथ तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जो कि 6 से 9 फीट तक हो सकती है। रामबाड़ा के बाद अब टीएफ चट्टी, भैरव गोदेरा और हथनी गदेरा सहित कई अन्य स्थलों पर भी छोटे बड़े हिमखंड तेजी के साथ नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। यानी कि जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी रजवाड़ ने बताया है कि अब लिंचौली में 2 दिन और 2 रातें बिस्कुट के सहारे उन्हें गुजारनी पड़ी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोनीबी के 80 मजदूर रामबाड़ा से छोटी लिंचौली के बीच बर्फ की सफाई करते नजर आए। साथ ही आपको बता दें, मौजूदा हालात को देखते हुए मजदूरों से भी सतर्कता के साथ काम करने की हिदायत उन्हें दी गई है और इसी के साथ ही अब ये रास्ता साफ किया जा रहा है। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर घरेलू कलह के चलते एक विवाहिता ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है।
पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस की माने तो जांच में प्रथम दृष्टि से घरेलू कलह का मामला बताया गया। हालांकि पुलिस ने मृतका के पति से बात कर इस मामले में और जानकारी भी जुटाई है। ज्वालापुर कोतवाल महेश जोशी ने बताया है कि रविवार की शाम को भूमानंद अस्पताल से सूचना मिली कि विवाहिता सोनिया को उसके पति मिथुन अस्पताल में मृत अवस्था में लेकर आए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि महिला के गले पर एक निशान था। पुलिस ने महिला के पति मिथुन से पूछताछ की तो उसने बताया कि सोमवार को उसकी पत्नी का सिडकुल की एक कंपनी में इंटरव्यू था। रविवार शाम को उसकी पत्नी कमरे में से जब काफी देर तक नहीं निकली तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इसके बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद देखा गया कि उनकी पत्नी फंदे पर लटकी हुई मिली। कोतवाल महेश जोशी का यह भी कहना है कि पुलिस जांच में घरेलू कलह की बात सामने आ रही है। बहरहाल इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और यूक्रेन के युद्धग्रसित इलाकों में उत्तराखंड के 15 छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। आपको बता दें, मौजूदा हालातों के बीच रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। हालांकि भारत सरकार छात्रों को वापस लाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के कई छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अपर सचिव अदर सिंह की ओर से ये जानकारी जारी की गई है कि उत्तराखंड के कुल 286 छात्रों में से अब तक 240 छात्र अपने वतन वापस आ चुके हैं। हालांकि 15 छात्र अभी भी ऐसे हैं जो युद्धग्रसित यूक्रेन में फंसे हुए हैं और 31 छात्र यूक्रेन के सीमावर्ती देशों में हैं। यूक्रेन में चंपावत का 1, देहरादून के 6, नैनीताल और पौड़ी के 1, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के 3 छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन के सीमावर्ती देशों की बात की जाए तो अल्मोड़ा के 2, चंपावत के 1 छात्र, देहरादून के 4 छात्र, हरिद्वार का 1, नैनीताल के 2 छात्र, पिथौरागढ़ का 1 और टिहरी के 3 छात्र, उधम सिंह नगर के 17 छात्र फंसे हुए हैं। यूक्रेन के सीमावर्ती चेकोस्लोवाकिया में 1 छात्र फंसा है, हंगरी में 4, मॉस्को में 1 और पोलैंड में 17 छात्र फंसे हैं, जबकि रोमेनिया में 4, बर्लिन और रूस में 1 और जर्मनी में 2 छात्र फंसे हुए हैं।